आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। आईडीएफ के अड्डों पर हिजबुल्लाह ने दागे एडवांस्ड रॉकेट। इजरायली मेजर जनरल ने माना हिजबुल्लाह वापस हो गया ताकतवर, ठंड में फंस जाएगा इजराइल। गोलानी ब्रिगेड को 76 साल में पहुंचा सबसे बड़ा नुकसान। लेबनान में पड़ रही मार पर इजरायली मीडिया की खबर। वेस्ट बैंक में अरब और यहूदियों ने खोला ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा। बच्चों तक ने फौजियों के सामने से हटने से किया इनकार। औरतों ने भी की मांग बंद हो नस्ल कुशी। अल-अक्सा मस्जिद में घुसने से फलस्तीनियों को रोका तो बाहर ही लगी जुमे को नमाज के लिए कतारें। उधर यमन में लाखों लोगों ने निकाला गजा के लिए मार्च। हमास ने फिर किया साफ, कहा सीज फायर को तो हैं तैयार लेकिन पुरानी शर्तें हों लागू। और रूस ने किया बड़ा दावा, खार्किव की 5 कम्युनिटीज पर जमाया कब्जा। 4000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी मारे। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज 15 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से और फैक्ट्स और सबूतों के साथ। पूरे नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने एडवांस रॉकेट दागे हैं और इजरायली मिलिट्री की साइट्स को, अड्डों को निशाना बनाया है। यह अल-मायदीन की 15 नवंबर की खबर बताती है और यह खबर एक और बात बताती है जो बेहद खास है। फिलहाल तो हिजबुल्लाह ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं और वो लगातार इजरायली इस एसेट्स पर जो अपने बम हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो लगातार दाग रहे हैं। और ये भी दावा लगातार आज भी किया गया है कि डायरेक्ट हिट हमने अचीव किया, यानी सीधा जाकर हमारा मामला अस्त्र शस्त्र मिसाइल ये सब हथियार अद्धा पौना ये सब जाकर लगा है टारगेट पर। खैर, ये बताया गया है एक और कि खैबर सीरीज़ के ऑपरेशन ये चला रहे हैं और इसकी वजह से इजराइल की फोर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो इजरायली मीडिया में चल रहा है वो इसी खबर में नीचे लिखा है, हिजबुल्लाह फायर इम्पोजेस लोअरिंग आईओएफ डिमांड्स इन टॉक्स। इजरायली मीडिया और मेजर जनरल इजराइल जिब है इस बंदे का नाम, जो कि इजराइल की फोर्स में रिजर्व मेजर जनरल था, रिजर्व फोर्स में, और ये हेड भी रहा है ऑपरेशंस डायरेक्टरेट का इजराइल की। इस बंदे ने ये कहा है कि जाड़े आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम कहीं लेबनान में फंस ना जाएं, क्योंकि जो लेबनान में हिजबुल्लाह जिस तरीके से जंग लड़ रहा है उसने अपने आप को वापस खड़ा किया है, ताकतवर बनाया है। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद, कई अड्डे तबाह होने के बाद हिजबुल्लाह ने वापसी की है और ये उसकी बड़ी मजबूत वापसी है। और ये कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि आईडीएफ के पास बहुत लिमिटेड हथियार बचे अगर ये जंग लंबी खिंचती है, तो बेहतर ये होगा कि किसी सीज फायर के नतीजे पर पहुंचा जाए। हिजबुल्लाह इज रिगेनिंग स्ट्रेंथ, अपनी ताकत वापस पा रहा है या पा चुका है। ये इजराइल की रिजर्व फोर्स का मेजर जनरल कह रहा है, जो कि उनके और ऊंचे ओहदे पर बैठता है, इजराइल जिब। और उसने ये कहा है कि नईम कासिम ने बहुत अच्छे से आकर संभाल लिया हिजबुल्लाह को। और ये कहता है कि मोर ओवर नेतन्याहू बहुत ही कमज़ोर लगता है अमेरिका के सामने। जब भी वो बातचीत करता है किसी भी सीज फायर टॉक की या किसी भी हथियार मांगने की, हर मामले में वो अमेरिका के सामने कमज़ोर होता चला जा रहा है और हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है। सर, एक खबर में मुझे लगता है काफ़ी वक्त दे दिया, जल्दी बढ़ते हैं। गोलानी ब्रिगेड 1948 में बनी थी, इजराइल की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक ब्रिगेड। 15 नवंबर की अल-मायदीन की खबर बताती है और इजरायली मीडिया के हवाले से, जो हैब्रियो में लिखा होता है, हम आप नहीं पढ़ पाएंगे आसानी से, कि गोलानी ब्रिगेड अपनी बुनियाद से, अपने जिस दिन उसकी आधारशिला रखी गई उस दिन से आज तक का सबसे बड़ा नुकसान उठा रही है। पिछली जो जंग हुई थी इजराइल के साथ अरब ममालिक की, उसमें भी इतना नुकसान ना उठाना पड़ा था जितना अब गजा और लेबनान में इन्हें उठाना पड़ रहा है। सफर्स द लार्जेस्ट लॉसेस सिंस इंसेप्शन, इजरायली मीडिया ने कहा है। और यह भी कहा गया है कि जितने मारे जा रहे हैं फौजी, अभी जो 6-7 परसों मारे गए, जितने मारे जा रहे हैं वो तादाद नहीं बताई जा रही है, इजरायली मीडिया ने कहा है। वेडनेसडे के इंसिडेंट में कहा गया है कि बटालियन 36 डिवीजन के जो लोग मारे गए थे उनकी असली तादाद नहीं है, और जितने भी लोग मारे जा रहे हैं फौज उनकी तादाद छुपा रही है। हमें बहुत कम करके बताया जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, न सिर्फ गोलानी ब्रिगेड का, पूरी आईडीएफ का और रिजर्व फोर्स का भी। सर, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं।
आज वेस्ट बैंक में, जेनिन में, और जेनिन के 20 किलोमीटर करीब ये छोटा सा टाउन है अल फहम, वहाँ लोग निकल पड़े गज़ा और लेबनान में जो नस्ल कुशी जारी है उसके खिलाफ। कहा गया है कि वहाँ पर बम के हमले जो हैं वो कोई जंग नहीं है। आप जंग किससे लड़ते हैं? जब बराबर का कोई हो, आप उसके बराबर होकर लड़िए। आपके पास जो कुछ भी आप जो बरसा रहे हैं वो जंग में भी लोग नहीं बरसाते, ये नस्ल कुशी है। और ये उस लेबनान और गज़ा पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए निकल पड़े लोग, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से निकले इन्होंने। और इसमें यहूदी भी थे इनके साथ, जो हमेशा से सदियों से इन हिस्सों में रहते आए हैं फ़लस्तीन के, ये कहीं नहीं भाग के गए थे। वो आ गए अरब मुसलमानों के साथ। अल जज़ीरा ने इस खबर को छापा और कहा कि अल फहम में लोग बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया गज़ा और लेबनान पर इजराइल के जारी हमलों के खिलाफ। इसमें एक शख्स शामिल था, लेकिन उसके साथ खड़े बच्चे को देखिए। वो बच्चा इजरायली पुलिस अफसर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ये यार शानदार फोटो है, ये वो फोटो है जो तारीख बन जाएगा। मैंने इसे निकाल लिया अलग। ये फोटो देखिए, आंख में आंख मिलाकर ये बच्चा कितने साल का होगा? 10, 11। मैं कहता हूं अगर ये फ़लस्तीनियों का जज्बा है तो मुझे आज समझ में आता है कि आखिरकार इजराइल ये 13 महीने से 14 महीने से अटका क्यों है। अगर ये एक आम बच्चे का जज्बा है फ़लस्तीन में, तो फिर मैं कह रहा हूं कि फ़लस्तीन की ही मट्टी से पैदा होने वाले उन हमास के फाइटर्स का और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के फाइटर्स का क्या जज्बा होगा। ये आप फोटो देख रहे हैं, उसकी आंखों में शरारे देख रहे हैं, चिंगारियां देख रहे हैं, स्पार्क देख रहे हैं। पूरी इजरायली मीडिया इस फोटो को देखकर क्या कहेगी पता नहीं। अल जज़ीरा ने बताया कि अहमद तिबी, वो जो आदमी चश्मा लगाए खड़ा है, वो शख्स अहमद तिबी है। ये नेसेट में, इजरायली नेसेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ नेसेट है, लेकिन ये बंदा इजरायली सिटीजनशिप के साथ है और अरब है। तो ये फ़लस्तीनियन मेंबर ऑफ इजरायली पार्लियामेंट है, या फिर इन्हें पैलेस्टीनियन मेंबर भी कहा जाता है इजरायली पार्लियामेंट में। वो देख रहे हैं उस बच्चे को, वो कैसे फोर्स वाले से आंखें मिला रहा है। और ये अल फहम में जो मैंने आपको पिछला जुलूस दिखाया, ये नवंबर 15 की ही तस्वीर है, शाम के वक्त ये शाया। ये हो सकता है कल इस तस्वीर को लेकर कुछ खबरें बन जाएं, लेकिन मुझे हमेशा से आदत है आपको अपडेटेड और ताज़ा खबर देने की। वही नशा है जो खबरों को थोड़ा प्रोग्राम को लेट कर देता है। ये सिर्फ बच्चा नहीं, औरतें, ये माएँ बहनें फ़लस्तीन की, ये भी नकाब में, हिजाब में, बुरके में निकली बाहर। इन सब की तख्तियों पर भी वही लिखा था कि गज़ा में और लेबनान में हमले बंद हों। हेब्रू में भी लिखा है, अरबी में भी लिखा है। ये वो सब लोग हैं जो इजराइल के कब्ज़े वाले या तो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जेनिन में रहते हैं ना, या फिर दूसरे इलाकों में रहते हैं। ये सब सड़कों पर आज आ गए, कोई गोली का डर नहीं था। और सोचिए कि उस बच्चे की तरह ही ये फ़लस्तीनी झंडा लिए हुए बंदा कहाँ भिड़ रहा है? जर्मन पुलिस से जर्मनी में भिड़ रहा है फ़लस्तीनी झंडा। ये तीसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो शेयर की गई है। इसके सर पर किफ़े बंधा है, जीन्स पहना हुआ है और ये बंदा हाथ में झंडा लिया है। ये जो पूरा वीडियो है इसके आप 11वें सेकंड पे अगर पॉज करके देखेंगे तो सारे खड़े हुए हैं पुलिस अफसर, और वो झंडा लिए खड़ा, हट नहीं रहा सामने। इन्हें प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें रोकने की कोशिश हो रही थी। आज जुम्मा था, क्या हुआ अल-अक्सा मस्जिद में? हमेशा की तरह फिर से नमाजियों को घुसने से रोका गया कई गेट से, कुछ अंदर जा पाए। तो क्या हुआ, नौजवानों को रोक दिया गया कि नौजवान कुछ कांड कर सकते हैं अल-अक्सा मस्जिद में, इसलिए बुज़ुर्गों को ये अंदर जाने देते हैं ताकि वो तो कमज़ोर हैं, भाग भी नहीं पाएंगे अगर हम उनके साथ कुछ करेंगे, या वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर क्रैकडाउन हुआ तो वो भाग भी नहीं पाएंगे, आसानी से पकड़ में आ। नौजवानों को रोक दिया जाता है। नौजवानों ने अपनी जमात बाहर बना ली, सैकड़ों लोग किबले की तरफ रुक करके खड़े हो गए और पीछे इनके मस्जिद अल-अक्सा की दीवार थी। तो इन्हें रोका गया, फोर्स ने रोका। अल-अक्सा मस्जिद के बाहर इन्होंने अपनी नमाज शुरू कर दी। इन सब के भाई जज्बों को सलाम है। और वो जज्बा देखिए ज़रा, यमन की सड़कों पर क्या जज्बा आज देखने को मिला जो हमेशा जुम्मे को मिलता है। ये सना की सड़कें हैं, सना शहर यमन का, फ़लस्तीनी झंडे हैं और इसके साथ यमन के झंडे हैं। इतने हमले हो रहे हैं इनके ऊपर, अमेरिकन और ब्रिटिश फाइटर्स आकर इनके ऊपर बम गिराते हैं, बावजूद उसके
فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. وہ یہ کہتے ہیں، اور پیچھے لیبنان کا بھی جھنڈا جڑ گیا ہے کیونکہ لیبنان پر بھی حملے ہو رہے ہیں. ابھی تک تو فلسطین کا ہوتا تھا. یہ 15 نومبر کی شام کو یہ فوٹو آئے تو وہاں پھر سے ملینیم مارچ نکلا اور پھر سے ان لوگوں نے جلوس نکال کر غزہ اور لیبنان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے اور ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے، تم لڑو. یہ یمنی آرمڈ فورسز کے لوگ بھی اس میں ہوں گے. خاص میں عام یمنیوں کی بات کر رہا ہوں جو حوثیز کے کنٹرول والے ایریا میں رہتے ہیں. سارے لوگ تو یمنی آرمڈ فورسز میں نہیں ہیں، انصار اللہ موومنٹ کے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ عام لوگ ہیں. یہ نکلتے ہیں فلسطین کے عام لوگوں اور لیبنان کے عام لوگوں کے حق میں. جارڈن میں کیا ہوا؟ جارڈن میں بھی آج جمعے کے روز غزہ، فلسطین اور لیبنان کے حق میں جو ہے لوگوں نے پروٹیسٹ مارچ نکالا، اپنی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، اور ان کے ہاتھوں میں جو تختیاں تھیں اس میں ایک ہلکی گرین پستہ کلر کی تختی پر لکھا ہوا تھا "Only a liar would fail to support us". صرف ایک جھوٹا، ایک مکار ہی ہمارا سپورٹ نہیں کرے گا. ہم جس چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں غزہ کے، فلسطین کے یا پھر لیبنان کے لیے، اس کا سپورٹ نہیں کرے گا ایک جھوٹا اور مکار ہی. اس طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑا اور اپنی حکومت کو بھی بتایا کہ تم اگر ہماری آواز میں آواز نہیں ملاتے تو جھوٹے ہو، تم ہمارے اوپر مسلط ہو، یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن تم ہماری پسند نہیں ہو. فی الحال انادولو نے ایک خبر دی ہے، اسرائیل نے جب تک میں خبر پڑھ رہا ہوں 28 اور غزہ کے لوگوں کو بمباری میں مار دیا. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جو لوگ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے ہیں، جن کا قتل ہوا ہے، وہ 43,700 تک ان کا آنکڑا پہنچ گیا ہے. اگر اوپر کے مان بھی لیا جائے کہ اس میں 5 سے 8 ہزار حماس کے لڑاکے بھی ہیں، تو 35,000 عام فلسطینیوں کے خون بہانے کی سزا کسے ملے گی، جبکہ بم امریکی ہوں. فی الحال جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 1,03,490 تک پہنچی ہے. آج میں نے ہیڈ لائن سے کم بات کی، تصویریں آپ کو زیادہ دکھائیں تاکہ آپ یہ خبریں جو دکھا رہا ہوں یہ اب خبریں بنیں گی، ہیڈ لائنز بنیں گی. خیر، آج غزہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ خبر بن چکی ہے. 20 لوگ آزاد کیے گئے اسرائیلی جیلوں سے. ان کے آپ باڈی سٹرکچر دیکھیے، یہ بتایا گیا ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید ٹی شرٹ میں وغیرہ، لوگوں سے گلے مل رہے ہیں. کوئی کتنے مہینوں بعد آیا ہے، کوئی کتنے مہینوں بعد آیا ہے. اپنوں کو دیکھ کر مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں واپس لوٹ آئے ہیں. غزہ کے یہ لوگ تھے جنہیں فی الحال آزاد کر دیا گیا ہے اور یہ خان یونس پہنچے ہیں، وہاں انہیں اسپتال میں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. اسرائیل کے اٹارنی جنرل نہا دھو کے پیچھے پڑ گئی ہیں ایتمار بین گویر، جو کٹر پنتھی منتری ہے، نیشنل سیکیورٹی منسٹر آف اسرائیل. اس کے پیچھے انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ پھر سے ایک بار دوبارہ غور و فکر کیجئے کہ بین گویر کو آپ نے جس رول میں بیٹھایا ہے، جس کرسی پر، جس عہدے پر بیٹھایا ہے، کیا وہ اس کے لائق ہے؟ سیکیورٹی منسٹر ہونے کے ناطے اس کا یہ تو حق نہیں بنتا کہ وہ پولیس کے کاموں میں دخل دے، اور وہ دے رہا ہے. یہ میں خبر آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا. ایک بار پھر سے یہ خبر 15 نومبر میں چھپ گئی اور یہ کہا ہے گالی بہراب میارا ہیں وہ اٹارنی جنرل. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الٹرا فار رائٹ منسٹر ہے یہ لگاتار پولیس کے کاموں میں دخل دے کر ایسی سچویشن پیدا کر رہا ہے جس سے رسک ہے کہ پبلک سیکیورٹی میں پولیس کہیں ناکام نہ ہو جائے. میں نے آپ کو پچھلی خبر میں بتایا تھا کہ بین گویر کی بیوی پر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے ٹیل اویو کے ایک ٹاپ پولیس آفیسر کو ٹرانسفر کروا دیا تھا یا سسپینڈ کروا دیا تھا. تو صرف بین گویر نہیں، اس کی بیوی تک پر الزام ہے کہ یہ لوگ بھی پولیس کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. سر ایک دو جلدی خبریں. حماس نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہے اور ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر پریشر ڈالیں کہ وہ سیز فائر کو راضی ہو، اور یہ سیز فائر وہی ہوگا جو جولائی میں بائیڈن نے شرطیں والا ایک ڈرافٹ پاس کیا تھا اور ہم اس پر راضی تھے. یہ آئی ڈی ایف نے آج شام جو ہے وہ دکھایا ہے کہ شن بیت اور باقی جو اس کی ایجنسیز ہیں اور آئی ڈی ایف نے مل کر جو ہے غزہ کے کچھ علاقوں میں اپنے آپریشنز چلائے ہیں. ان کے ٹینک آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے فوجی دیکھ رہے ہیں، غزہ کو کھنڈر دیکھ رہے ہیں. ایک عمارت ہے جلی ہوئی، اسی کی طرف فوجی واپس جا رہے ہیں. کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں. لگاتار یہ وہاں پر آپریشنز چلا رہے ہیں.
रशिया ने एक बड़ा दावा किया है कि उसके ट्रूप्स ने, उसके फौजियों ने डोनबास रीजन में 5 कम्युनिटीज़ को आज़ाद करवाया है। बल्कि आज़ाद करवाना नहीं होता है, ये होता है कब्ज़ा करना। तो यूक्रेन से छीन लिया है और अपना कब्ज़ा जमा लिया है। खारकोव एरिया जो है वहाँ पर पिछले एक हफ्ते में डोनबास रीजन के खारकोव में ये किया गया है। खारकिव कहा हो तो माफ़ कीजिएगा, अलग अलग नाम है, खांसी आ जाती है। ये भी दावा किया गया है रशिया की तरफ से कि 4715 यूक्रेनी फौजियों को इन्होंने पिछले एक हफ्ते में मार गिराया है। साथ ही ऐसे 10 आर्टिलरी गन्स को, यानी तोपों को जो है, और टैंक्स को तबाह किया है जो विदेशों से यूक्रेन को मिली थी, ख़ास तौर से नेटो से और यूरोप से। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई गलती रह गई तो माजरत। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।